हेलो बच्चों, आज आप लोगों का पेपर कैसा गया? होपफुली अच्छा ही किया होगा, बट पेपर इस साल का थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा मुझे। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बनाया गया है। एवरी ईयर यूपीएससी ऑलमोस्ट डायनेमिक है, चीज़ों को डायनेमिक बना रही है। बहुत ज़्यादा वो इंटरप्रिटेशन पे फोकस है। ऐसे टॉपिक उन्होंने उठाए हैं जो जनरली आप आमतौर पे नहीं पढ़ते हो। लास्ट ईयर पॉलिटी से 19 क्वेश्चन, इस साल अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो करीब करीब 10 क्वेश्चन है, 10 या 11 क्वेश्चन है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करूंगा। जिस बच्चों ने पेपर दिया है आज, वो सारा मैच कर ले। यदि ये हमारे आंसर की के साथ मैच कर रहा है तो इट मीन्स उसके सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज मैं आपके सामने 1 बाय 1 लेके आ रहा हूँ बुकलेट डी का ओनली पॉलिटी क्वेश्चंस। पॉलिटी क्वेश्चंस होंगे और उसमें जीएस पेपर का होगा CS 2022। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ था बुकलेट डी में 71 नंबर का क्वेश्चन था। 71 नंबर क्वेश्चन ये था, उन्होंने कहा था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट परसुएंट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ SN सान्याल कमिटी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास्ड। उन्होंने कहा था कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास्ड। फिर उन्होंने सेकेंड ऑप्शन दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। राइट, पता ही है सुप्रीम कोर्ट का रूल रेगुलेशन में आर्टिकल 129 कंटेम्प्ट का अधिकार देता है, और उसकी जो रूल रेगुलेशन है आर्टिकल 145 में है, सुप्रीम कोर्ट में मेंशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक अ लॉ एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऊपर दे रखा है पार्लियामेंट ने ही लॉ बनाया है ना। 1971 में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पास हुआ था वो कब हुआ था? 24 दिसंबर को 1971 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, ऑप्शन में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट। ऑप्शन में है 1 एंड 2, ऑप्शन में है 2 एंड 4, एंड ऑप्शन में है 3 एंड 4 ओनली एंड 3 ओनली। तो पहला ऑप्शन तो मैंने बताया कि जो 24 दिसंबर 1971 में पास हुआ तो पहला करेक्ट है। दूसरा आपको मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 129 और 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कंटेम्प्ट कोर्ट को रूल्स मतलब अप्लाई करने का। एंड थर्ड मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई डिफाइन नहीं है सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बारे में। और फोर्थ बता रखा हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक अ लॉ ऑफ कंटेम्प्ट कोर्ट। ऊपर उन्होंने फर्स्ट में बनाया है, फोर्थ में वही बता रहा है। तो 1 एंड 4 तो वैसे ही सही है, और आपका सेकंड तो ऑप्शन नंबर आपका बी। जिस बच्चों ने 71 का ऑप्शन नंबर बी क्लिक किया होगा उनका राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन ऑफ 71 बुकलेट नंबर डी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटी में, और ऐसा आई थिंक 2017 के बाद पूछा गया। लास्ट ईयर तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट। यस, अटॉर्नी जनरल लॉ ऑफिसर है गवर्नमेंट का, एडवोकेट होते हैं, राइट। एंड बट कॉर्पोरेट लॉयर एंड पेटेंट अटॉर्नी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एडवोकेट्स। वो हो भी सकता है। आप पेटेंट ऑफिसर्स तो आप क्या कहते हैं, जिनके पास लीगल नॉलेज है, जिनके सर्टिफिकेशन है, वो भी बन सकता है। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। एंड सेकेंड वो कह रहा है कि बार काउंसिल हैव अ पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटेड टू द लीगल एजुकेशन। यस, लीगल एजुकेशन जो एड एंड एडवाइस ऑफ द पुअर पीपल, ये बार काउंसिल करता है। और रिकॉग्निशन ऑफ द लॉ कॉलेजेस, ये भी ये करता है। तो मतलब दोनों ऑप्शन जो है 1 एंड 2 is a correct. ऑप्शन नंबर C is correct. 72 का ऑप्शन नंबर C is correct. बुकलेट नंबर D क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्शन नंबर C is correct according to बुकलेट नंबर D. राइट, दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। दोनों आपने ये देखा कि काफी डीप अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं और काफी एनालाइज करके। मुझे सबसे आसान क्वेश्चन 73rd लगा। 73rd में इन्होंने ये पूछा है, आसान क्वेश्चन है। 73rd में ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट कह रहा है बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपने प्रायर रिकमेंडेशन ओनली मनी बिल में होता है। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 के तहत, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप लाते हैं, बजट लाते हैं, तो प्रायर परमिशन चाहिए होता है, अदर में नहीं चाहिए होता है, राइट? तो इट मीन्स बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नो. And when the constitution amended is presented to the president of India, it is obligatory for president of India to give his and her assent. मतलब ये कह रहा है when constitution amendment bill, जब constitution amendment bill आप introduce करते हैं, president to bound to sign है. Yes, constitution amendment bill में president is bound to sign है, और constitution amendment bill must be passed by the Lok Sabha and Raj Sabha by the special majority, and there is no provision for joint sitting. Special majority दो कंडीशन की बात होती है. Special majority constitutional amendment bill is a amendment is three type. Basically amendment is a three type of amendment. पहला simple majority, दूसरा 2/3 majority, तीसरा special plus 2/3 majority. तो 2/3 majority, right? तो constitution amendment bill must be passed by the Lok Sabha and Raj Sabha by special majority. There is no provision of joint sitting. तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास नहीं कर सकते, ये तो क्लियर है. मतलब इसके लिए आप जॉइंट सिटिंग, बिकॉज जॉइंट सिटिंग में ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से बिल पास होता है. तो पहला तो ये आपका बिल्कुल सही है, नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग. इसी के अंदर कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय द लोक सभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजॉरिटी. स्पेशल मेजॉरिटी मतलब आ गया कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसको पास करना है. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बिकॉज आप स्पेशल मेजॉरिटी, यहाँ वर्ड क्यों यूज किया गया? बिकॉज स्पेशल मेजॉरिटी हम यूज करते हैं 50% स्टेट प्लस 2/3 मेजॉरिटी के साथ. बट ऑप्शन को आप देखो तो ऑप्शन सिंगल कोई भी नहीं है. इट मीन्स देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन जो 1 है दैट इज रॉन्ग, 2 and 3 इज राइट. सो ऑप्शन नंबर बी, 73rd ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट. नेक्स्ट देखो बच्चों 74, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्ट्री इनटू 4 रैंक्स. आपने देखा मिनिस्ट्री इन 4 रैंक. जब आप प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, अब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की फॉर्मेशन के लिए. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है? 4 कैटेगरी के मिनिस्टर बना सकता है, जो इसमें मेंशन है. स्टेट मिनिस्ट्री बन सकता है, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री बन सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बन सकता है, डेप्यूटी मिनिस्टर बन सकता है, और कैबिनेट मिनिस्ट्री बन सकता है. कैबिनेट मिनिस्ट्री इज द हाईएस्ट मिनिस्ट्री. सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. And the total number of the ministry in the union government including the prime minister shall not exceed 15%. आपको पता ही है ये अमेंडमेंट कौन सा है, आप याद करो मुझे बताना, राइट. ये भी करेक्ट ऑप्शन है. तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 both are correct. That is ऑप्शन नंबर सी. 74 ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट. सो आपने देखा अब तक ऑप्शन कौन कौन से रिपीट कर रहे हैं? सी 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, राइट. लेट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली हलवा था. ये देखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा. एक्सक्लूसिव पावर मींस कि राज्यसभा इसमें घुस ही नहीं सकता. पहला इन्होंने बोला कि इमरजेंसी डिक्लेरेशन तो राज्यसभा यदि लोकसभा भंग हो गया हो या डिसॉल्व हो गया हो तो राज्यसभा कर सकता है, उसके पास राइट है. बट राज्यसभा में गवर्नमेंट को गिराने का मतलब कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का कोई राइट नहीं है. तो दैट इज अ पॉइंट क्लियरली मेंशन कर रहा है. ऑप्शन नंबर 2 इज अ एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा. दैट इज और टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू इम्पीच ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देखो ऑप्शन टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इन कंडीशन आप देखा जाए तो एक्सक्लूसिव पावर की बात कर रहा है. इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is also power of the Lok Sabha, but there is only exclusive. Exclusive मतलब ये कहीं और लाया ही नहीं जा सकता. That is a money bill. Sorry, no confidence motion bill. No confidence motion bill हम कहीं भी नहीं ला सकते. It's mean ये exclusive power में आता है. आंख बंद करके ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर दो. That is a ऑप्शन नंबर B. That is a 75. ऑप्शन नंबर B. Only 2. Only 2 is the option. Right? Option number B is a correct answer.
नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये मुझे सबसे एक देखा जाए तो करंट बेस्ड क्वेश्चन लगा है। अभी आपने बंगाल इलेक्शन हुआ था, आपने देखा था स्वपन गुप्ता को क्या करना पड़ा। स्वपन गुप्ता क्या था? स्वपन गुप्ता इज अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द बीजेपी in Rajya Sabha, but he fight the election of the Bengal because within the 6 months he did not able to join any political parties. After that he cannot be joined because after that they get the independent status of MP, right? So after that anti-defection law is applicable. So within the 6 month anti-defection law is not applicable. So Swapan Das Gupta is the example. Because of that they fight the General Assembly election in the Bengal, and after the 6 months, so he resigned from the Rajya Sabha to fight the assembly election in Bengal. So this is example. This is a current based questions, right? With reference to anti-defection law in India, consider the following statement. Law specify that nominated legislation can join any political parties within the 6 months of being appointed of the house. यहाँ पे लिखा हुआ है cannot join any political party within the 6 months. Yes, they can join. They have to join within the 6 months. After the 6 months, they cannot join. So this option is a wrong. And the law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide the defection case. मतलब यहाँ कह रहा है कि law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide the defection case. This is the correct option. मतलब यहाँ कोई time frame नहीं है, डिसाइड नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर 76 इज अगेन इज अ बी। ऑप्शन नंबर बी 76 इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है अटॉर्नी जनरल। यहां पे भी टेक्निकल पॉइंट है। अब कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउटेड टू पार्टिसिपेटेड इन मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओनली वर्ड मतलब आ गया, मतलब क्या? सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इज अ स्टैट्यूटरी पोजीशन, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो होल्ड करेगा वही मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट अटेंड करेगा। तो दिस इज ए प्रोविजन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन को होल्ड करता है, मिनिस्टर्स करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, शपथ लेते हैं। ऑल दो अटॉर्नी जनरल क्या है, शपथ नहीं लेते, फिर भी क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होने के कारण से ही कैन ओनली अटेंड द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, नॉट सॉलिसिटर जनरल, न एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कैन अटेंड द मीटिंग। तो ऑप्शन नंबर ओनली वह शब्द में गलत हो गया, रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंटेड हिम रिजाइन। If government which appointed will resign, basically attorney general is appointed by the pressure of president. If government is dissolved, they are moral to resign. If they will not resign, the upcoming government will be remove him from his position. So ultimately, he will resign from his position. So ultimately, question number 2 is the only right answer. That is a 77. 77. Option number B is the only option. B dominating 73, 75, 76, 77, 71, all are the B option. Very nice. Next, in the reference to writs by the Court of India, consider the following statement. Writs, mandamus will not lie against the private organization unless it is entrusted with the public duty. If public duty है, पब्लिक ड्यूटी है तो उस पर अब लगाया जा सकता है। यदि वो पब्लिक ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उस पर हम नहीं लगा सकते जब तक वो कोई भी क्या कर सकता है, गवर्नमेंट या पब्लिक ड्यूटी काम नहीं कर रहा है। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन थ्रू इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी, मतलब कि मैंडेमस हम किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं लगा सकते इवन थ्रू इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी। इफ इट इज में गवर्नमेंट कंपनी देन मैंडेमस क्यों नहीं लगा सकते? वो पब्लिक नेचर ड्यूटी है, हम उस पर लगा सकते हैं। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पेटिशनर टू मूव द कोर्ट ऑब्टेन अ रिट्स। यस, वी कैन ऑब्टेन अ रिट्स, मतलब कोई भी जा सकता है, क्यू वारंट लगा सकता है। सो ऑप्शन नंबर अब आपके पास क्या बचता है?
मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। यदि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैं पब्लिक ड्यूटी काम नहीं कर रहा हूं, तो मेरे पे मैंडेमस नहीं लाएगा। इट इज करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड आता है मैंडेमस विल लाई अगेंस्ट द कंपनी इवन थ्रू इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट गवर्नमेंट कंपनी होगा, पब्लिक ड्यूटी नेचर होगा, तो मैंडेमस लगेगा उस पर। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 all are correct. That is option number D. That is a 78. 78 option number D is correct answer. Right? Next option देखो बच्चों, next कह रहे हैं, ये बहुत ही काफी जटिल क्वेश्चन था। With reference to डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत लेंथी क्वेश्चन था, टाइम वेस्ट वाला क्वेश्चन था। एज फॉर द रूल ऑफ प्रोसीजिंग ऑफ द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर विल बी फिक्स अ डेट ऑन विच स्पीकर विल डिसाइड। बिल्कुल सही है, स्पीकर में फिक्स, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। It is mandatory to provision that the election of candidate of deputy speaker shall be formed either of the principal opposition party or ruling party। नहीं, अभी तो deputy speaker है ही नहीं लोकसभा में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपोजिशन पार्टीज होने चाहिए, रूलिंग पार्टीज होनी चाहिए, गलत ऑप्शन है। जैसे मैंडेटरी उन्होंने शब्द यूज किया, डेप्यूटी स्पीकर हैज द सेम पावर एज ए स्पीकर प्रिजाइडिंग, जब वो पोजीशन में बैठा है तो सेम पावर है, करेक्ट है। एंड they will establish a parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that motion is moved by speaker and duly seconded by the prime minister। नहीं, कोई भी मेंबर सेकंड हो सकता है, ड्यूली नहीं है। सो अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 1 and 3 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 and 3 इज करेक्ट, इज ऑप्शन नंबर आता है आपका 80 क्वेश्चंस, 80 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट बच्चों। नेक्स्ट आपके पास पॉलिटी क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब सेक्शन में नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 क्वेश्चन फ्रॉम द दिस ईयर CS पेपर GS 2020, राइट। और ऑल 9 क्वेश्चन इज लोडेड, ओनली 1 क्वेश्चन जो हलवा था वो लोकसभा वाला था, एंटी नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला। तो बच्चों जल्दी से इसको आप चेक करो, अपने आंसर की को मिलाओ, यदि आपका आंसर की इससे मैच कर रहा है यू विल डेफिनेटली सिक्योर ऑल द मार्क्स। थैंक यू वेरी मच।